हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप से अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग यूनिट थर्ड दैट इज रिलेटेड टू बीआरएफ। बीआरएफ का ये यूनिट थर्ड है। इससे पहले हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड इस बात से कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें तो समझ में आ गए हैं, लेकिन क्या ऐसा केस होगा या कौन से केसेस में, किन केसेस में ये एग्रीमेंट मान्य नहीं होता है, वॉइड मान लिया जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। उन केसेस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में ये हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाता है, मान्य नहीं माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाता है। कौन से वो केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखेंगे। फिर इस बात पर चर्चा करेंगे या इस बात को देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसा होता है। एंड एट लास्ट हम लोग ये बात समझेंगे कि ये जो भी आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ब्रीचिंग कैसा होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वो केसेस क्या होंगे जिन केसेस में आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। तो वॉइड एग्रीमेंट एक लीगल टर्म है जिसका यूज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जो कि लीगल वैलिडिटी से डिवॉइड होता है और इसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। अब ये अलग अलग रीजन्स हैं जिन रीजन्स के वजह से एग्रीमेंट को वॉइड माना जाता है। पहला, इलीगलिटी होती है। अगर मान लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पस, अगर इलीगल है, गैर कानूनी है या फिर पब्लिक पॉलिसी के जनहित में या जनहित के खिलाफ है, तो वो एग्रीमेंट मान्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं, या फिर आप उसमें किसी को चोट पहुंचा रहे हो, तो वो क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी, अगर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का इम्पॉसिबल है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो असंभव है, किसकी वजह से, ऐसे एक्टिविटीज की वजह से जो कि कभी हो ही नहीं सकता है, या फिर पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनके कंट्रोल के बाहर है, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है। गॉट इट। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि मैं आपको कार बना के दूंगा और ये ऐसी कार बना के दूंगा जो कि उड़ेगी, इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी, हो सकता है भविष्य में पॉसिबल हो जाए ये भी, बट करेंटली इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो इस वजह से ये जो एग्रीमेंट हुआ, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो अपने आप में क्या था, वॉइड था। तीसरा है अनसर्टेनिटी और वैग्यूनेस। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, जो कि इसको इम्पॉसिबल बनाता है पार्टीज के ऑब्लिगेशंस का पता लगाने में, और इस वजह से ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, मान लेते हैं कि कहता ये है कि अगर बारिश होगी तो आपको फसल देंगे, बारिश नहीं होगी तो फसल आपको नहीं देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बना है कि भाई हाँ, धान की खेती तो भी नहीं, धान दे देंगे, बारिश होगा, अच्छा खेती होगा तो आपको देंगे। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, अनसर्टेन है, क्योंकि ये किस पर डिपेंडेंट है, बारिश पे, रेनफॉल पे। एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मीन्स व्हाट, थोड़ा सा सनकी है, पागल है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू इंडिविजुअल हु आर मेंटली इनकैपेसिटेटेड और नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो मानसिक रूप से कमजोर हैं या मानसिक रूप से असक्षम हैं, तो ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाता है। इसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो कि माइनर्स के साथ आते हैं, यानी माइनर्स के पास भी एक तरह से कहें तो हाँ, बहुत बच्चे तेज होते हैं, बट माइनर्स को कानूनी रूप से, लीगल रूप से क्या माना गया है, अनसाउंड माइंड का माना गया है। पागल नहीं माना गया है, बट इतना क्षमता नहीं है कि वो डिसीजंस ले पाए। हाँ, 18 के ऊपर जो है, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं तो भाई तब दिक्कत है,
वो अनसाउंड माइंड हैं, वो पागल हैं। लेकिन 18 के पहले या 18 से 17 16 ये लोग अनसाउंड माइंड है, तो उसमें कोई पागल उनको नहीं कहेगा। हाँ, लीगल तरीके से या लीगल रूप से वो लोग क्या हैं, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है डिसीजंस लेने का। दैट्स वाई जो कानून है, लॉ है, वो ये बोलता है कि माइनर्स भी क्या हैं, अनसाउंड माइंड के हैं। अगला है एग्रीमेंट विथ कंसिडरेशन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर कंसिडरेशन जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है या फिर सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाता है। जैसे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्राइबरी को मतलब क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, घूसखोरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो या फिर करप्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, भ्रष्टाचार को, तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड माना जाता है। आफ्टर दैट वो एग्रीमेंट जिसमें कि ट्रेड का रिस्ट्रेंट होता है, कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनरीजनेबल यानी कि ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है जो कि अनरीजनेबल है, बिना किसी कारण के है, किसके ऊपर, तो पर्सन के एबिलिटी के ऊपर टू एंगेज इन ट्रेड और प्रोफेशन। पर्सन के एबिलिटी के ऊपर बिना वजह के कोई क्या लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि वो एंगेज रहें ट्रेड में या फिर प्रोफेशन में। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं पर्सन की एबिलिटी पर, वो क्या कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसके वजह से ट्रेड में रिस्ट्रेंट आता है, या यूँ कहें तो एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस आता है, अवरोध आता है, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट जो रहता है वो वॉइड माना जाता है। अगला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने क्या समझा वॉइड एग्रीमेंट में, पहली बात इलीगलिटी होती है अगर, तो वॉइड एग्रीमेंट है। इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वॉइड एग्रीमेंट है। अनसर्टेनिटी या फिर वैग्यूनेस आता है तो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो वॉइड एग्रीमेंट है। साथ ही साथ एग्रीमेंट विथ कंसिडरेशन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वॉइड एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट विथ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन होता है जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के ना होने पर अराइज होता है, बट टू प्रिवेंट अनजस्ट अनरिचमेंट और अनफेयरनेस बिटवीन पार्टीज। पार्टीज के बीच में अनजस्ट अनरिचमेंट और अनफेयरनेस को दूर करने के लिए। अनफेयरनेस मीन्स अनजस्ट, अनरिचमेंट मीन्स अनफेयरनेस मीन्स कि भाई गैर इंसाफी या फिर ना इंसाफी, तो ना इंसाफी को कम करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आता है। अनलाइक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे लॉ जो है इम्पोज करता है सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें फेयरनेस है, उसमें एकता है, उसमें इंसाफ मिल रहा है, कोई भी चीज गलत नहीं हो रहा है। तो पहला है एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तब अराइज होता है जब कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पार्टीज के बीच में। मतलब कि जब फॉर्मल एग्रीमेंट या फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है पार्टीज के बीच में, तो उस दौरान क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। तो भाई ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द केसेस इन विच क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस, या एक्सप्लेन द केसेस इन विच क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस। तो पहला है जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट का गैर मौजूदगी रहता है। दूसरा, जब अनजस्ट अनरिचमेंट आता है, कहने का मतलब है जब फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में है वो क्या है कि जो भी अनजस्ट अनरिचमेंट है, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर जो फायदा है उसको रोका जाए। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के एक्सपेंस के ऊपर फायदा उठाती है बिना किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो जो लॉ है वो क्या कर सकता है, ऑब्लिगेशन इंपोज कर सकता है फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए। अब इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बेनिफिट कन्फर्ड। वन पार्टी मस्ट हैव कन्फर्ड अ मेजरेबल बेनिफिट ऑन द अदर। एक पार्टी को एक मेजरेबल बेनिफिट दूसरे के ऊपर क्या करना चाहिए, कन्फर करना चाहिए। नॉलेज, पार्टी जो कि बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको बेनिफिट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस, पार्टी जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट उसे बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट होगा। मतलब बेनिफिट कन्फर्ड मीन्स व्हाट, कि एक पार्टी का मेजरेबल बेनिफिट होना चाहिए दूसरे के ऊपर। नॉलेज, कि जो पार्टी रिसीव कर रहा है बेनिफिट उसके पास बेनिफिट का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा एक्सेप्टेंस जरूरी है दोनों पार्टीज का। अफर्म टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेसेसरी सप्लाई, कह रहा है कि अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है नेसेसरीज, मतलब कि एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल है, तो ऐसे केस में जो लॉ इम्प्लाई होता है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मतलब
जब कोई पर्सन सप्लाई करता है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज दूसरे व्यक्ति को और वो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अनसाउंड माइंड का होता है, कहने का मतलब है माइनर होता है, तो ऐसे केस में लॉ जो है वो क्या करता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज करता है उस नेसेसरीज को पे करने के लिए। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि भाई अब अनसाउंड माइंड के साथ हो गया तो एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, तो अब इस एग्रीमेंट को वॉइड हुआ है, अमान्य हुआ है, तो इसको सही कौन करेगा, कानून आता है, कहता है भाई कर लिया है, अब तो पूरा आपने पहले मेरी बात मानी नहीं, तो अब क्या होगा सर, कोई उपाय है? हाँ, एक रामबाण उपाय है, वो क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही रामबाण उपाय है इस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा निकालने का। पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति आपको गलती से क्या कर देता है, पैसा पे कर देता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म्स और सर्कमस्टांसेस, गलत तरीके से टर्म्स और सर्कमस्टांसेस को समझ के, तो ऐसे केस में जो लॉ है वो क्या कर सकता है, ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकता है, या फिर लॉ बोल सकता है उस पार्टी को कि वो क्या करे, मनी रिटर्न करे, जिसको गलती से भेजा जा चुका है पैसा, उसको कहेगा कि आप लोग गलती से हो गया था तो आप लोग क्या कर दीजिए, पेमेंट रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था ऐसा। क्वांटम मेरिट एंड क्वांटम वेलबेंट, ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज डिजर्व, जितना डिजर्व कर रहा है। अगर एक पार्टी प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑफ गुड्स तो लॉ इंप्लाई करता है प्रॉमिस टू पे अ रीजनेबल अमाउंट फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज, तो लॉ क्या बोलता है कि आपको एक उचित दाम देना होगा उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ये होता है क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम वेलबेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वांटम वेलबेंट का मतलब होता है एज मच एज दे वर वर्थ, ये क्वांटम मेरिट की तरह है, लेकिन ये अप्लाई तब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज बिना कॉन्ट्रैक्ट के होता है। क्वांटम मेरिट में क्या था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्वांटम वेलबेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्वांटम वेलबेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एंड द लॉ इम्प्लाइज एन ऑब्लिगेशन टू पे अ रीजनेबल अमाउंट, लेकिन तभी लॉ क्या करता है कि ऑब्लिगेशन देता है रीजनेबल अमाउंट पे करने के लिए। नॉट बेस्ड ऑन फॉल्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फॉल्ट पर बेस्ड नहीं होता है या फिर रॉन्ग डूइंग पर बेस्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कोई फॉल्ट किया या कोई गलत कर दिया है तो ऐसे केस में ये बेसिकली क्रिएट होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी का फायदा ना उठाए, जैसे कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके माइनर क्या कहेगा, चल फायदा उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होने देगा कौन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के एक्सपेंस के ऊपर फायदा या अनजस्टली अनरिच ना हो जाए दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर, इस केवल इस बात का ध्यान रखता है। ठीक है, अगला है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का जो परफॉर्मेंस है ये दोनों पार्टीज या कोई एक पार्टीज करता है, डिपेंड करता है ये अकरेंस पर और नॉन अकरेंस पर फ्यूचर इवेंट के। सिंपल टर्म्स में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो फुलफिलमेंट है ये कंटिजेंट होता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करने पर। कंटिजेंसी क्लॉज, एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसी क्लॉज को क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि बताता है उन कंडीशंस को जो कि मीट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड होने के लिए। ये कंडीशंस जो हैं ये ऑफन फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बनने पर। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए पार्टी ए है अपना घर बेच रहा है पार्टी बी को, इफ ओनली इफ पार्टी सी, और ये केवल अपना घर तभी बेचेगा पार्टी बी को जब पार्टी सी द करेंट ऑक्यूपेंट, जो कि करेंट ऑक्यूपेंट है, वो प्रीमिस को क्या कर देता है, खाली कर देता है, कह रहा है कि हम आप पार्टी बी को कहता है कि मैं आपको घर दे दूंगा, लेकिन इसी कंडीशन पे दूंगा जब पार्टी सी क्या करेगा, घर को खाली करेगा स्पेसिफाइड पीरियड में। द सेल इज कंटिजेंट अपॉन पार्टी सीज एक्शन, और ये सेल किस पर डिपेंड हो गया, पार्टी सी के एक्शन पे, कि पार्टी सी जब घर छोड़ेगा तब जाके पार्टी बी को वो घर मिलेगा। तो अगर पार्टी सी वैकेट कर देता है, मतलब खाली कर देता है घर, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल होगा, लेकिन अगर वहीं नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कुल मिला के कंडीशंस पे, कंडीशंस होंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब कंटीजेंसी दो तरह के होते हैं, कंडीशनल और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तो इसी का नाम भी है वैसे। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाता है केवल तब स्पेसिफाइड कंडीशन या फुलफिल होंगे तब, अगर कंडीशन मीट नहीं होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाएगा या तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मतलब है कि इस टाइप में क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का ये कंटिजेंट रहता है जब कोई चीज होगा, मतलब कि अनसर्टेन फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल
बट द एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्सेबल होगा जब स्पेसिफाइड इवेंट का अकरेंस होगा। अगर स्पेसिफाइड इवेंट का अकरेंस नहीं हुआ, नॉन अकरेंस हुआ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कंटिजेंसी। परफॉर्मेंस, अगर कंटिजेंट इवेंट अकर करता है तो पार्टी जो ऑब्लिगेटेड है परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कंटिजेंसी अकर नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है एंड नाइदर पार्टी इज ऑब्लिगेटेड, और कोई भी पार्टी ऑब्लिगेट नहीं होता है अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। अगर कॉन्टिजेंसी फेल हो जाता है तो वॉइड हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि कंटिजेंसी अगर फेल हो जाता है, कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो आपका कुल मिला के क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी फेल हो जाएगा। गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग, कह रहा है कि जो पार्टी जनरली एक्सेप्ट करता है गुड फेथ में एक्ट करने का रिगार्डिंग द कंटिजेंसी। डिलिबरेट इंटरफेरेंस, मतलब जानबूझ का अकरेंस और नॉन अकरेंस में जो जानबूझ का जो दखलंदाजी है इवेंट का, इससे क्या हो सकता है, लीगल कंसिक्वेंसेस बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा हो कि उसको जाके आप बोलने लगो कि भाई नहीं तुम खाली करना ही पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, जानबूझकर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो लीगल कंसिक्वेंसेस वो बढ़ सकते हैं, आपके लिए खतरा बढ़ सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट जो कि एग्रीमेंट में दिया हुआ है पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनकी। इसमें हर एक पार्टी जो है अपना रिस्पेक्टिव ड्यूटी लेता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। पहला, म्यूचुअल एसेंट एंड एग्रीमेंट, कह रहा है कि परफॉर्मेंस जो है ये म्यूचुअल एसेंट पर, मतलब आपसी सहमति पर आधारित होता है पार्टीज के बीच में। टर्म्स और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के हर एक पार्टी के ऑब्लिगेशंस में क्या होते हैं, आउटलाइन होते हैं। अब परफॉर्मेंस के भी टाइप्स होते हैं, 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला कंप्लीट, दूसरा सब्सटेंशियल और तीसरा पार्शियल। कंप्लीट क्या होता है, जब सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाते हैं स्पेसिफाइड जो कि हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये आइडियल सिनेरियो होता है। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जब हर एक डिटेल प्रिसाइजली मेट नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो पार्टी है वो क्या फुलफिल करती है, मेन या फिर एसेंशियल टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के, और परफॉर्मेंस को सफिशिएंट कंसीडर किया जाता है। पार्शियल परफॉर्मेंस, कुछ केसेस में जो पार्टीज हैं वो पार्शियली क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशंस को, और ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलाउ कर सकता है पार्शियल परफॉर्मेंस के लिए। टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑफन क्या होता है, स्पेसिफाई करता है टाइम को जिसके विद इन परफॉर्मेंस को अकर होना चाहिए, और मैनर जिसमें कि इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। टाइमली एंड प्रॉपर परफॉर्मेंस इज क्रूशियल, कह रहा है कि समय पर और प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस जरूरी है कॉन्ट्रेक्चुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो ये कहलाता है टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ये मतलब टाइमली हो और प्रॉपर परफॉर्मेंस हो, ये नहीं कि भाई समय पे हो गया लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ, और मान लेते हैं कि प्रॉपर हुआ और समय पे नहीं हुआ, तो ऐसे केस में नहीं चलेगा बात। तो टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस भी जरूरी है। चौथा बात है मटेरियल ब्रिज, अगर पार्टी जो है कोई एक सिग्निफिकेंट या फिर एसेंशियल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या करने में फेल हो जाती है, परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो ऐसे केस में मटेरियल ब्रिज हो जाता है। ये अलाउ करता है नॉन ब्रिचिंग पार्टी टू परस्यू लीगल रेमेडीज, ये अलाउ करता है नॉन ब्रिचिंग पार्टी को कि वो क्या करे, लीगल रेमेडीज को परस्यू करे, जैसे कि डैमेजेस, मतलब कि वो पार्टी जिसने एग्रीमेंट ब्रिच नहीं किया है, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, बी ने एग्रीमेंट को ब्रिच किया है, तो नॉन ब्रिचिंग पार्टी कौन होगा, ए होगा, बी नहीं, बी तो ब्रीचिंग पार्टी हो गया। तो ए को इससे नुकसान हुआ है तो क्या कर सकता है, लीगल रेमेडीज ले सकता है बी से। कंडीशंस प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट, कह रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कंडीशन प्रेसिडेंट क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, मतलब वो इवेंट्स जो कि अकर होने चाहिए परफॉर्मेंस के ड्यू होने से, या फिर कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब वो इवेंट जो कि क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो कि चल रहा है उसको टर्मिनेट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। पार्टीज मस्ट अधेयर टू दिस कंडीशन, पार्टी को इन कंडीशंस का फॉलो करना होगा। तो कंडीशन प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट यही होता है। अगला है एक्सक्यूज ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ स्थितियों में, जैसे कि फोर्स मेजर, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड में एक्सक्यूज और डिले परफॉर्मेंस, मतलब मान लेते हैं कि बारिश हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाढ़ वगैरह आ गया, तो इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज हो गया। तो ये आपका बेसिकली एक्सक्यूज ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इसमें जो पार्टीज हैं मस्ट यूजुअली मेक रीजनेबल, इसमें पार्टीज को एक रीजनेबल एफर्ट्स लगाने चाहिए परफॉर्मेंस को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। मान लेते हैं कि बाढ़ रोड आ गया है, बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो गया, तो भाई क्या करोगे, कीचड़ में जाओ, दुकान खोलो, ये सब। तो ये बेसिकली क्या है कि पार्टीज जो है उसको रीजनेबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे परफॉर्मेंस को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। एक बार इम्पीडिमेंट रिमूव हो जाता है, मतलब एक बार जो बीच में आने वाला बैरियर है वो खत्म हो जाता है, तो आपको परफॉर्मेंस को रिज्यूम करने का एफर्ट्स लगाना पड़ेगा पार्टीज को। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड टर्म्स,
परफॉर्मेंस जो है ये बेस्ड केवल एक्सप्रेस टर्म्स पे नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के, बल्कि ये इम्प्लाइड टर्म्स पे भी बेस्ड होता है, जो कि इन्फर हो सकता है नेचर ऑफ एग्रीमेंट से, कस्टम से और पार्टी के कंडक्ट से। अगला है पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस होता है इसमें कंसिडरेशन का पेमेंट होता है, जैसे पैसा हुआ, गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ। तो ये एक क्रिटिकल एलिमेंट है पता लगाने में कि परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। लीगल रेमेडीज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। पहला है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर कंपेलिंग अ पार्टी टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोर्ट जो है वो एक पार्टी को क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। डैमेजेस, फाइनेंशियल कंपनसेशन अवॉर्डेड टू नॉन ब्रीचिंग पार्टी। फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है ऐसे उस पार्टी को जिसने कि एग्रीमेंट को ब्रीच नहीं किया है। रिसेशन, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और पार्टीज आर रिस्टोर्ड देयर प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करके, कैंसिल करके दोबारा पार्टीज को उनके प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में ला दिया जाता है। कंप्लीट डिस्चार्ज, एक बार दोनों पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन फुली तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाता है और कोई भी पार्टी कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं ले सकता। अगला है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में खत्म हो जाती है। रिलीजिंग देम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, उनको उनके रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन से मुक्त कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो और हर एक मेथड के अलग अलग लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला है परफॉर्मेंस। जो सबसे कॉमन तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का वो है परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस स्पेसिफाई करते हैं एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है परफॉर्म, तो पार्टीज को रिलीज कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे परफॉर्मेंस हो जाता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्रीमेंट, पार्टी जो है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए क्या कर सकता है, एग्री कर सकता है और एक नए एग्रीमेंट को डिस्चार्ज मतलब कि बनाने के लिए एग्री करेगा। मतलब कि एक को डिस्चार्ज करेगा और दूसरा नया एग्रीमेंट बना लेगा। इसको नोवेशन के थ्रू किया जा सकता है, जहां की नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस करता है पुराने वाले को, दोनों पार्टीज के सहमति पर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है कि जब एक पार्टी मटेरियल ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो इनोसेंट पार्टी है मतलब नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, मे चूज टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक रेमेडीज फॉर द ब्रीच। और वो क्या कर सकता है, रेमेडीज मांग सकता है सरकार से उस ब्रीच की वजह से जो उसको मतलब कि नुकसान झेलने पड़े, उसके लिए वो क्या कर सकता है, रेमेडीज मांग सकता है सरकार से। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का। फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस, अगर अनफॉर्सिन इवेंट हुए, मतलब ऐसे इवेंट्स हुए जो भाई हम लोग को पता ही नहीं था कि होगा कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बाद, तो रेंडरिंग परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। तो परफॉर्मेंस जो है वो करना इम्पॉसिबल है, तो या इलीगल है या फिर रेडिकली डिफरेंट है, मतलब जो सोचा था वैसा नहीं है, इलीगल है। तो ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है पर्पस के फ्रस्ट्रेशन की वजह से। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कह रहा है कि अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो ऐसे भी केस में डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो पहला दिया है स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है एक्सपायरेशन पर। मान लेते हैं कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक डेट के साथ बनाया गया है, तो जब ही जैसे वो डेट एक्सपायर होगा वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि टाइम लिमिट वाला। अगला है बैंकरप्सी, अगर पार्टी बैंकरप्ट हो जाता है तो ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। कैसे, तो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के थ्रू। मर्जर, अगर हायर लेवल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है तो ये मर्ज कर सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है, कर सकता है ऑब्लिगेशन लोअर लेवल कॉन्ट्रैक्ट का। अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, एक नया एग्रीमेंट जो है वो अ न्यू एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट अ डिफरेंट परफॉर्मेंस, एक नया एग्रीमेंट को अलग परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए इन सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, ये क्या कर सकता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है जब नया परफॉर्मेंस कंप्लीट होगा। मतलब जैसे न्यू परफॉर्मेंस कंप्लीटेड सेटिस्फैक्शन होगा वैसे ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब सेटिस्फैक्शन के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाई परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हैव कंडीशन सब्सिक्वेंट, वो कंडीशन सब्सिक्वेंट होते हैं, मतलब जब होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। बाय म्यूचुअल कंसेंट, द पार्टीज कैन म्यूचुअली एग्री टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी जो है आपस में सहमत होकर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है अगर सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, और इसको म्यूचुअल रिसेशन कहते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम सेंसिटिव है और स्पेसिफाइड टाइम है परफॉर्मेंस के लिए, मतलब स्पेसिफाइड टाइम परफॉर्मेंस के लिए पास किया गया है बिना किसी एक्शन के, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। रिलीज, रिलीज मीन्स व्हाट, कि भाई जो पार्टी है वो
अपने सहमति से, खुद की इच्छा से दूसरे पार्टी को रिलीज कर रहा है उसके ऑब्लिगेशन से, तो इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जब एक पार्टी फेल हो जाता है अपने ऑब्लिगेशंस को फिल करने में, यानी कि परफॉर्म करने में, तो ऐसे में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है। और ये जो फेल्योर है इससे अलग अलग फॉर्म्स लिए जा सकते हैं और इससे लीगल कंसिक्वेंसेस भी बढ़ सकते हैं, जैसे मटेरियल और माइनर ब्रीच। मान लेते हैं कि जब कोई पार्टी फेल हो जाता है अपने सब्सटेंशियल और एसेंशियल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, तो ऐसे केस में जो आपका मटेरियल ब्रीच है वो नॉन ब्रीचिंग पार्टी को अधिकार देता है डैमेजेस के ऊपर केस फाइल करने में या फिर अदर रेमेडीज को सीख करने में। माइनर ब्रीच या फिर पार्शियल ब्रीच। इन अ माइनर ब्रीच में क्या होता है कि जो पार्टी है वो अभी भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है बट फेल्स टू मीट सम माइनर टर्म्स, लेकिन कुछ माइनर टर्म्स को मीट करने में फेल हो जाता है। तो ऐसे में जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है उसके पास अधिकार रहता है कि वो डैमेजेस को क्या कर ले, इंटाइटल कर ले, बट इज नॉट टाइपिकली अलाउड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट टाइपिकली टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है वो डैमेजेस तो इंटाइटल कर लेगा, लेकिन इसके पास बिल्कुल अधिकार नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले, टर्मिनेट कर ले। गॉट इट। अगला है एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी कि रेपुडिएशन। ये तब होता है जब एक पार्टी एक्सप्लिसिटली क्या करता है, स्टेट्स और इम्प्लाइज दैट कि दे विल नॉट परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि ये अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करेंगे फ्यूचर में। तो जो इनोसेंट पार्टी है इसको एक इमीडिएट ब्रीच के रूप में मानेगी और रेमेडीज क्या कर लेगी, सीख कर लेगी। रेपुडिएशन का मतलब होता है कि जब क्लियर और अनइक्विवोकल इंडिकेशन होता है पार्टी के द्वारा दैट दे वुड नॉट फिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो ऐसे केस में एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। टाइम ऑफ एसेंस क्लॉजेज कह रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसमें क्लॉजेज इंक्लूड होते हैं जो कि टाइम को स्टिपुलेट करता है ऑफ एसेंस। ए फेल्योर टू परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जब स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के विद इन फेल्योर हो जाता है तो ऐसे केस में मटेरियल ब्रीच हो जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रीच। पहला है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच तब होता है जब एक पार्टी फेल हो जाता है परफॉर्म करने में ऑन द एग्रीड अपॉन डेट और फेल्स टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो डेट फाइनल किया गया था उस डेट को वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाता है, तो ऐसे केस में एक्चुअल ब्रीच होता है। फंडामेंटल ब्रीच ये तब होता है जब, या फिर वो ब्रीच जो कि कॉन्ट्रैक्ट के रूट तक जाता है, एकदम जो उसका बेसिस है वहां तक जाता है और उसके एसेंस को अफेक्ट करता है। पार्शियल ब्रीच ये इनकम्प्लीट ब्रीचिंग होता है, मतलब जब इनकम्प्लीट या फिर डिफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो उस दौरान पार्शियल ब्रीच होता है। टोटल ब्रीच ये कंप्लीट जब फेल्योर हो जाता है परफॉर्म करने में और रिफ्यूज करने में, मतलब कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है या फिर ब्रीच हो जाता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला है डैमेजेस। फाइनेंशियल कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है नॉन ब्रीचिंग पार्टी को जिससे कि उनका लॉसेस कवर हो। स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस, एक कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है, अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग द ब्रीच पार्टी टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है रिक्वायरिंग द ब्रीचिंग पार्टी, जो कि रिक्वायर करता है ब्रीचिंग पार्टी को कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको क्या करे, फुलफिल करे। कैंसलेशन एंड रिस्टिट्यूशन। जो इनोसेंट पार्टी है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और रिस्टिट्यूशन मांग सकता है किसी भी बेनिफिट के लिए। रिफॉर्मेशन, द कोर्ट में रिफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है मिस्टेक को सही करने के लिए और अनफेयर टर्म्स को एड्रेस करने के लिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस, पहले से जो डैमेजेस प्री डिटरमाइंड है कॉन्ट्रैक्ट में दैट द पार्टीज एग्री टू इन केस ऑफ ब्रीच। डिफेंस अगेंस्ट ब्रीच। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस जेन्युइनली इम्पॉसिबल है अनफॉर्चून इवेंट्स को देखते हुए तो ऐसे में आप ब्रीच के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो। अगर वेवर है, मान लेते हैं अगर नॉन ब्रीचिंग पार्टी इंटेंशनली क्या कर रहा है, रिलिंक्विशेस, मतलब कि ब्रीच कर रहा है, नॉन ब्रीचिंग पार्टी जानबूझकर इंटेंशनली क्या कर रहा है, इसको ब्रीच नहीं कर रहा है या फिर इसको रहने दे रहा है, तो इसके पास अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को इन्फोर्स करने के। स्टॉपल, अगर नॉन ब्रीचिंग पार्टी लीड द ब्रीचिंग पार्टी टू बिलीव, जो कि ब्रीचिंग पार्टी को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कि वो बिलीव करे कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, तो ऐसे केस में ब्रीचिंग पार्टी जो है वो बिलीव पर क्या करेगा, रिलाई करेगा। कहने का मतलब इन सब केस में ये बताया जा रहा है कि जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो अपने आप को इंटेंशनली बचा रहा है ब्रीच होने से। ठीक है। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन ऑफ ब्रीच, दैट्स ऑल। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ ब्रीच क्या बोलता है कि नॉन ब्रीचिंग ऑफेन नीड्स, अगर नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है इसको जरूरत पड़ता है कि वो क्या करे, ब्रीचिंग पार्टी को नोटिफाई करे ब्रीच के बारे में, स्पेशली तब जब रेमेडीज
क्या कर रहा है, ये सीक कर रहा है। टाइमली नोटिस इज क्रूशियल इन एनी मैनी ज्यूरिडिक्शन। टाइमली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा किसी मैनी बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन में। होता क्या है ना कि बिना बताए हुए रेमेडी मांगने लगता है, तो अब सरकार जो है वो इस पे एक्शन ले लेगी ब्रीचिंग पार्टी पे। तो आपको ब्रीचिंग पार्टी को बताना होगा कि हाँ मैं रेमेडीज सरकार से सीख कर रहा हूँ। अगर रेमेडीज सीख कर रहे हो तो आपको ये बात किसको बताना पड़ेगा, ब्रीचिंग पार्टी को बताना पड़ेगा। कौन बताएगा, नॉन ब्रीचिंग पार्टी। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होगा यूनिट थर्ड ऑफ बीआरएफ। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट थर्ड। और इसमें हम लोगों ने जाना कि कहाँ कहाँ एग्रीमेंट आपका मान्य नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कैसे डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रिच होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब जाना। सो होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस यूनिट, दैट इज यूनिट थर्ड। एंड अगर कोई भी या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको फटाफट से क्लियर कर दूंगा। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून विथ फ्यूचर सर्वर विल गेट नॉलेज वाइडर। एंड तब तक लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।